हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो वन लाइनर है, तो हम इनसे ही अपनी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि इसमें कि शाम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है। तो जो शाम श्वेत फोटोग्राफी में होती है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर क्या होता है कि AGBR का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, अपने AGBR का उपयोग किया जाता है। देन सेकंड, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि जिंक की क्रिया जब तनु स्ट्रेसोफोर के साथ कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक सिंपल सी चीज़ आप याद रखना कि जिंक की क्रिया जब तनु स्ट्रेसोफोर के साथ या किसी भी जिंक क्या है, एक प्रकार की यहाँ पर क्या है, धातु है। जिंक क्या है फ्रेंड्स, एक प्रकार की धातु है। और धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करती है तो अम्ल के साथ क्रिया करने पर वो हमेशा क्या देती है, हाइड्रोजन गैस देती है। तो इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कि जिंक जो है, यहाँ पर ये जिंक क्या है, एक प्रकार की धातु है। और H2SO4 क्या है, एक प्रकार का अम्ल। तो जब ये इससे क्रिया करते हैं तो ये कौन सी गैस देगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस देगा। आगे नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स अपने पास कि नमकीन व चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो नमकीन व चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। फ्रेंड्स, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सबको आप अच्छे से देख लेना ताकि आपको ये साथ के साथ याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब कोयले का दहन क्या होता है, इसके अंदर होता क्या है, जैसे कोयले के दहन की हम बात करें तो इसमें क्या होती है, जैसे एक तो कोयले को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन से रिप्रेजेंट करते हैं। और कार्बन जब जलेगा तो ये नॉर्मल किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। और जलने पर क्या बनता है, CO2 गैस। तो हमसे पूछा जाता है कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कोयले का दहन, तो फ्रेंड्स इसमें ध्यान रखना है, इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इस वजह से इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह सकते हैं। दूसरी चीज़, ये दो चीज़ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रही है, इस वजह से हम इसको संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि कोयले का दहन जो अभिक्रिया है वो क्या है, एक प्रकार से अपने के ऑक्सीकरण और संयोजन दोनों प्रकार की ये अभिक्रिया। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स अपने पास, कॉपर से अधिक 3 सक्रिय धातुओं के नाम बताइए। कॉपर से अधिक हमें 3 सक्रिय धातु बतानी है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए पहले हमें सक्रियता श्रेणी पता होनी चाहिए कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। कि सक्रियता श्रेणी का मतलब होता है, जब आपको पढ़ाया गया होगा तो वहाँ बताया होगा कि जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में सबसे ज़्यादा क्रियाशील, फिर उससे कम। तो इस तरीके से हम क्या क्या करते हैं कि कम से कम क्रियाशील धातुओं को जब उनके सक्रियता श्रेणी में, मतलब अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो व्यवस्थित करने पर क्या होता है, हमें क्या होती है, जो कॉपर वगैरह क्या होती है, कॉपर, सिल्वर और Au, ये क्या होती है, नीचे की ओर पाई जाती है। तो सबसे कम क्रियाशील धातु तो कौन सी होती है, सोना होती है, जिसको हम Au लिखते हैं। और सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है, पोटेशियम और सोडियम, ये क्या होती है, सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं होती है। तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स कि जो कॉपर होता है, इस कॉपर को क्या किया जाता है, हमें क्या बताना है, इस कॉपर से अधिक 3 सक्रिय धातु। तो कॉपर के ऊपर ये जितनी भी है, इन सबको क्या कहा जाएगा, कॉपर से अधिक सक्रिय धातु। तो आप आंसर के रूप में यहाँ पर आप मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, फेरस, मतलब कोई सी भी 3 धातु है आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये क्या हो गई, कॉपर से अधिक सक्रिय धातु हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सिक्के बनाने वाली 3 धातुओं के नाम बताइए। हमसे क्या पूछा गया है कि सिक्के बनाने वाली 3 धातु के नाम। तो सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, हम इजीली बता सकते हैं, सोना, चांदी और तांबा, ये तीनों की क्या बनाए जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं। सोने को Au से लिखा जाता है, तांबे को Cu से लिखा जाता है और चांदी को Ag से लिखा जाता है। तो सोना, चांदी, तांबा ये क्या हो जाते हैं, एक प्रकार से सिक्के बनाने वाली धातुएं होती है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइए। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र बहुत सिंपल सा आंसर है, आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट, या इसका सूत्र लिखना चाहो तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CaCO3, ये क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपके संगमरमर का रासायनिक सूत्र।
नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा गया हमारे उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो उदर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, उदर को हम बोलते हैं एक प्रकार से, इसको आमाशय भी बोला जाता है। उदर को हम क्या बोलते हैं, आमाशय बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको स्टमक के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे आमाशय में जो एक अम्ल होता है, जठर रस स्रावित होता है, जठर रस के साथ एक अम्ल स्रावित होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, HCl। HCl अम्ल हमारे आमाशय में क्या होता है, उदर में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है आपके आसुत जल का पीएच मान कितना होता है। तो आसुत जल का पीएच मान कितना होता है कि आसुत जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। आसुत जल का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स, 7 होता है। आसुत जल बोल दो या इसको हम शुद्ध जल भी बोल सकते हैं। तो शुद्ध जल क्या होता है, एक प्रकार से उदासीन होता है, तो उसका पीएच मान कितना होता है, 7। यदि 7 से कम किसी का पीएच मान आ रहा है तो उसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है, और 7 से ज़्यादा आता है तो उसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो रुधिर का पीएच मान कितना हो गया, 7.4। रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। तो इस हिसाब से इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, एक प्रकार से क्षारीय। जैसा कि मैंने जस्ट ऊपर बताया था, यदि 7 से ज़्यादा पीएच मान आता है तो प्रकृति क्षारीय होती है, और 7 से कम आता है तो प्रकृति अम्लीय होती है। तो पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त करने में किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके विरंजक चूर्ण, जिसको हम क्या लिखते हैं, CaOCl2। ठीक है, विरंजक चूर्ण, या इसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं, और इसका सूत्र क्या हो जाता है, CaOCl2 विरंजक चूर्ण, जो कि पीने के पानी को जीवाणु से मुक्त करने में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं जठर रस का पीएच मान कितना होता है। जठर रस अभी जस्ट मैंने बात की थी फ्रेंड्स, इसमें जब हमने आमाशय में पढ़ा था, तो आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl अम्ल पाया जाता है। उदर में, हमारे उदर के अंदर, उस HCl अम्ल की वजह से क्या होता है, जठर रस का पीएच मान कम हो जाता है। तो जठर रस का पीएच मान होता है 1.2। ये अपने जठर रस का पीएच मान देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्या आपने क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान तथा उपयोगिता बताइए। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है 10। अब पीएच मान इसका 10 हुआ तो इसके हिसाब से इसकी प्रकृति क्या होगी, क्षारीय। हमने पहले बात कर रखी है कि 7 से ज़्यादा अगर पीएच मान आता है तो उसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। अब हमसे साथ में ये उपयोगिता पूछ रहा है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, आपने पढ़ा होगा कि क्षार की अगर परिभाषा पूछे तो क्षार को हम ये भी कहते हैं जो अम्ल के गुणों को नष्ट कर देता है। तो जब एसिडिटी वगैरह होती है, एंटासिड की प्रॉब्लम होती है, तो इस मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग एंटा एसिड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। एंटासिड के रूप में भी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान तो कितना हो गया, 10, और इसका उपयोग क्या हो गया, एंटा एसिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। प्रबल अम्ल के उदाहरण दीजिए। ये बहुत सी बार पूछा जाता है, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के उदाहरण बताइए। तो प्रबल क्षार तथा प्रबल अम्ल की हम बात करें, प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल। पहले क्षार, तो क्षार में क्या हो जाता है आपके, जैसे एक तो हो जाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रबल अम्ल क्या हो जाएगा आपके, NaOH। NaOH को क्या बोलते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा प्रबल क्षार की बात करें तो दूसरा प्रबल क्षार हो जाएगा आपके KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही क्या एक प्रकार के प्रबल क्षार है। प्रबल अम्ल की बात की जाए तो प्रबल अम्ल में एक तो आ जाता है HCl, सबसे प्रबल अम्ल है ये भी HCl। दूसरा आ जाता है इसके अलावा जैसे H2SO4। H2SO4 भी क्या एक प्रकार का प्रबल अम्ल है। और एक और लिखना चाहो तो एक होता है HNO3। ये सभी क्या होते हैं, प्रबल अम्ल। इसके क्वेश्चंस क्या होते हैं, ज़्यादातर जब आपके मिलान करने वाले क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पर आपको इस तरीके से सूत्र दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि कौन से प्रबल अम्ल है, कौन से प्रबल क्षार है, तो वहाँ पर आपकी ये चीज़ काम में आएगी। तो प्रबल क्षार के उदाहरण तो क्या हो गए, NaOH और KOH। और प्रबल अम्ल का उदाहरण क्या हो गया, HCl और H2SO4। नेक्स्ट अपने दुर्बल क्षार तथा दुर्बल अम्ल के उदाहरण यहाँ पर हमें बताना है कि दुर्बल अम्ल कौन सा है, दुर्बल क्षार कौन सा है और दुर्बल अम्ल कौन सा है। पहले हमने बात करी थी प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के बारे में, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के बारे में।
तो पहले दुर्बल क्षार के बारे में बात की जाए तो दुर्बल क्षार क्या होता है आपके, एक तो होता है यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जो अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं दुर्बल क्षार को, कि एक तो क्या हुआ आपके यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी एक प्रकार का क्या होता है, दुर्बल क्षार होता है, जिसको हम इसके अगर फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं MgOH होल ट्वाइस 2। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, आप शॉर्ट में नाम याद रख सकते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। दूसरा होता है इसमें दुर्बल क्षार में अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये भी क्या होता है एक प्रकार का दुर्बल क्षार ही होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों क्या हो गए आपके यहाँ पर दुर्बल क्षार। अब दुर्बल अम्ल की बात की जाए, भाई दुर्बल अम्ल क्षार तो हमने बता दिए, दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं। तो अम्ल में एक तो होता है आपके एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जिसको हम क्या लिखते हैं CH3COOH, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और नाम क्या हो जाएगा इसका, एसिटिक अम्ल। अगर यदि आपसे पूछा जाए दुर्बल अम्ल बताइए तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एसिटिक अम्ल। दूसरा होता है HCN, जिसको बोलते हैं हाइड्रोसाइनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ये दोनों क्या हो गए आपके दुर्बल अम्ल हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, दो संश्लेषित सूचकों के नाम बताइए। तो फ्रेंड दो संश्लेषित सूचक बहुत सिंपल से हैं, एक तो मेथिल ऑरेंज और दूसरा होता है फिनोल्फथेलिन। मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन ये दोनों क्या होते हैं, दो संश्लेषित सूचक होते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है कि नीला तोता का सूत्र लिखिए। नीला तोता का सूत्र क्या होता है, तो नीले तोते का सूत्र को हम क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से जैसे इसके सूत्र लिखा जाए तो CuSO4.5H2O, ये इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। नीला तोता इसका सूत्र क्या होता है, तो CuSO4.5H2O इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद प्राकृतिक सूचकों के नाम बताइए। पहले हमने संश्लेषित सूचक बात करी थी जो अम्लीय क्षार को दर्शाते हैं। तो संश्लेषित सूचक में तो क्या था, एक तो मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन। ऐसे अब यहाँ पर प्राकृतिक सूचकों के नाम बात करें तो प्राकृतिक सूचक में दो आते हैं, एक तो होता है लिटमस पत्र और एक होता है हल्दी। ये दोनों क्या हो जाते हैं, प्राकृतिक सूचक माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि पीएच स्केल में P किसका सूचक है। जो पीएच स्केल दिया होता है हमें, उसमें ये बात पूछी जाती है कि P किस बात का सूचक होता है। तो P एक पसोन्स पोटेंट शब्द से लिया गया था, और P जो होता है ये पावर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं शक्ति, ये क्या होता है, शक्ति का सूचक होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, और ये सवाल कई बार पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताइए। विरंजक चूर्ण तो अभी मैंने ऊपर बताया था आपको ब्लीचिंग पाउडर में, तो इसका सूत्र क्या होता है CaOCl2। ये किसका सूत्र हो गया, आपके विरंजक चूर्ण का सूत्र हो गया। नेक्स्ट इसके बाद पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है। तो पीतल यहाँ पर हम बात करते हैं, पीतल जो है ये एक तो तांबा, मतलब जिसको हम कॉपर भी बोल सकते हैं, तो तांबा और जस्ते का ये क्या होता है, मिश्रण होता है। तो पीतल दो धातुओं से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर उस धातु का नाम बताइए जो चमकीली होती है। तो आयोडीन एक ऐसी धातु है फ्रेंड्स जो क्या होती है, चमकीली होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आयोडीन। आयोडीन क्या होती है, एक प्रकार की चमकीली धातु होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके बाद बर्जन किन अयस्कों का किया जाता है। तो बर्जन क्या होता है, सल्फाइड अयस्कों का क्या किया जाता है, भर्जन किया जाता है। यदि पूछ लिया जाए भर्जन किन अयस्कों का किया जाता है तो अपना आंसर क्या रहेगा, सल्फाइड अयस्कों का भर्जन किया जाता है। और भर्जन क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद कॉपर के मुख्य अयस्कों के नाम बताइए। तो कॉपर के मुख्य अयस्क क्या होते हैं, कॉपर पायराइटिस और कॉपर ग्लांस, ये दो क्या होते हैं, कॉपर के मुख्य अयस्क होते हैं। कॉपर पायराइटिस और दूसरा है कॉपर ग्लांस। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी लोहे के मुख्य अयस्क, जैसे कि ये लोहे के मुख्य अयस्कों के नाम भी पूछा जाता है, तो लोहे के मुख्य अयस्क ये आपको याद होना चाहिए। लोहे के मुख्य अयस्क होते हैं, एक तो हेमेटाइट, दूसरा होता है मैग्नेटाइट। ये क्या होते हैं, लोहे के मुख्य अयस्क होते हैं। हेमेटाइट होता है एक तो, और एक क्या होता है, मैग्नेटाइट होता है। ये दो क्या होते हैं, लोहे के मुख्य अयस्क होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद ऐसी कौन सी धातु है जिन्हें हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है।
तो दो धातु ऐसी होती है जो हथेली पे रखने पर पिघलने लगती है, एक तो गैलियम और एक सीजियम। ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि एक तो कौन सी होती है, गैलियम होती है और एक क्या होती है, सीजियम होती है। ये दोनों क्या होती है, ऐसी धातुएं होती है जो कि हथेली पे रखने पर क्या होती है, पिघलने लगती है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातुएं होती है जिनको हथेली पर रखने पर वो जलने लग जाए। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, सोडियम ऐसी धातु होती है जिनको हथेली पर रखने पर क्या होती है, जलने लगती है। इसीलिए ये भी क्वेश्चन बनता है कि सोडियम को केरोसिन के तेल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि वायु के संपर्क में आने पर जलने लगती है, इस वजह से उसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट, सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु में आपकी क्या होता है, सोना, Au। सोना और चांदी ये दोनों क्या होती है, आघातवर्धनीय धातुओं में आती है। नेक्स्ट, मरकरी के एक अयस्क का नाम बताइए। तो मरकरी के एक अयस्क जो होता है फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं सनबार के नाम से भी जानते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सनबार या सिनाबार के नाम से जानते हैं। और इसको लिखते क्या है, Hgs, जो कि क्या हो गया, एक प्रकार से मरकरी का अयस्क हो गया। नेक्स्ट, इसका बात करते हैं अम्ल राज का रासायनिक संगठन बताइए। तो अम्ल राज का रासायनिक संगठन में क्या हो जाता है, इसमें एक तो होता है HNO3 के साथ अनुपात में आ जाता है HCl, और इनका अनुपात क्या होता है, HNO3 और HCl का, तो 1:3 के रूप में ये होता है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, अम्ल राज का रासायनिक संगठन, या फिर इसको एक्वारेजिया के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट, अपने लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? तो लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत जो चढ़ाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, यशद लेपन या ग्लेवेनीकरण के नाम से जानते हैं। इसको यशद लेपन या ग्लेवेनीकरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इसी प्रकार और आगे जितने भी लेसन में छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दी जाएगी, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर हम लघुत्रात्मक क्वेश्चन भी यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।